हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और आज एक और मॉक पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो एवरी डे वी आर सॉल्विंग वन मॉक पेपर एंड आई होप इट इज़ हेल्पिंग यू अलॉट बच्चों। आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन एसएचएम से है, मॉडरेट कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 5 kg, मास जो है आपको गिवन है 5 kg, इन इट्स मीन पोजीशन इज 4 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 4 जूल है। टोटल एनर्जी इज 12 जूल। एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो यार, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। टोटल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो बेटा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी यहां पे? टोटल माइनस पोटेंशियल, राइट। टोटल माइनस पोटेंशियल यानी कि 12 माइनस 4, जो कि आ जाएगा आपका 8 जूल के बराबर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया आपका 8 जूल के बराबर। अब v को लिख सकते हैं a ओमेगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एसएचएम में मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना। तो दैट इज कॉल्ड a ओमेगा। तो आपका वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी बनेगा हाफ एम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 8, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी बराबर ए ओमेगा मैंने रिप्लेस किया, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां से आपको पहले तो ओमेगा मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है, देखिए हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 8। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। सॉल्व करोगे 80 आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा आ जाएगा रूट 80 या फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 80 के बराबर। और फिर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट 80। दैट इज योर आंसर। रूट 80 को लिख सकते हैं पाई बाई √2√5, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप, दैट विल बी योर आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है। याद रखना है हमें क्या क्या, कि भाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा टोटल माइनस पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी को लिख लेंगे ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पाथ डिफरेंस टू फेज डिफरेंस इज। तो बेटा ये फॉर्मूला सबको पता होगा, डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। अब मेरे से पूछ रहा है पाथ डिफरेंस टू फेज डिफरेंस, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई। तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई, है ना बच्चों। लैम्डा बाई 2 पाई, दैट इज योर आंसर, ठीक है। लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई इज योर आंसर। बॉल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात चल रही है यहाँ पे। u वेलोसिटी है, थीटा एंगल है, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल। What will be the angular momentum at maximum height of journey with respect to projection point? देखो ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा। मैक्सिमम हाइट जहां पे आती है बेटा वो ये वाला पॉइंट है मान लो। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली पाई जाती है, राइट। और वो वेलोसिटी होती है u cos थीटा। तो इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी आर परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, यानी कि एच मैक्स विल बी योर आर परपेंडिकुलर, है ना। एच मैक्स विल बी योर आर परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, है ना। अब देखो मैं कैलकुलेट करता हूं, तो मास हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे? u cos थीटा। आर परपेंडिकुलर हो गया एच मैक्स के बराबर, है ना। डिस्टेंस इज एच मैक्स के बराबर। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो यहां पे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m बाहर है ना, u का क्यूब हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। ठीक है, एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। आर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एच, एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला डाल दिया, यू कॉस थीटा डाल दिया, मास डाल दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आर ऑफ इक्वल लेंथ। बराबर लेंथ है ना, बराबर लेंथ है बेटा। वॉट विल बी द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फोर्थ ओवरटोन। फोर्थ ओवरटोन का मतलब पांचवा मोड, फोर्थ ओवरटोन का मतलब पांचवा मोड। ये पांचवा मोड क्या होता है सर, व्हाट इज दिस पांचवा मोड। 1 2 3 4 अगर आप सीरियल नंबर से चलेंगे तो फोर्थ ओवरटोन का मतलब होता है फिफ्थ मोड, है ना। जैसे कि देखो, मान लो आप ओपन ऑर्गन पाइप लेते हो या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले लो, चलो ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले लो, तो ये हो गया आपका पहला मोड, है ना, पहला मोड हो गया ये। दूसरा मोड हो गया बच्चों जब एक लूप एक्स्ट्रा होता है, इसमें एक लूप आप इसमें एक्स्ट्रा लगा दीजिए तो ये दूसरा मोड हो जाएगा। तो दूसरा मोड यानी कि n बराबर 2 इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। एक लूप एक्स्ट्रा मतलब फर्स्ट ओवरटोन। तो फोर्थ ओवरटोन मतलब पांचवा मोड, फिफ्थ मोड की बात चल रही है। तो n बराबर 5 लगाना है ओपन ऑर्गन पाइप में और n बराबर 5 लगाना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यार देखो, दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं। ओपन ऑर्गन पाइप में होता है NV/2L, NV/2L, जहां पे n है मोड, तो यहां पे 5 रख देंगे तो 5V/2L आ जाएगा। ठीक है, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2n-1 V/4L। तो यहां पे n के जगह पे 5 रखेंगे, पांचवा मोड है ना, n के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 2 10 -1 9 V/4L आ जाएगा, 9 V/4L आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन, है ना, फॉर्मूला आपको याद रखना है और लगा देना है। अब जब आप दोनों का रेशियो ले लोगे तो रेशियो आ जाएगा 10/9 के बराबर। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। दिमाग बस इतना लगाना था कि फोर्थ ओवरटोन का मतलब पांचवा मोड होगा, फिफ्थ मोड होगा, तो n बराबर 5 रखना है। ठीक है, n बराबर 5 रखना है। ओके बेटा, चलिए 10/9 आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया 10/9। What will be the current through a PN junction diode made of germanium shown in the figure below। देखो बेटा, जर्मेनियम का जो पोटेंशियल होता है ना, बैरियर पोटेंशियल, वो 0.3 होता है, 0.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 6.3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0.3, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा पता है, 4 वोल्ट, है ना, 4 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तक 6 हो गया, ये 0.3 है, यहाँ तक 6 हो गया, 6 - 2 आपका 4 हो गया। 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज 20। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा पोटेंशियल अपॉन 20, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस 4/20, है ना बेटा। 4/20 को आप जैसे ही सॉल्व करोगे 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, हो गया। ठीक है, चलिए, एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 30 डिग्री। द परसेंटेज ऑफ पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर इज, बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट इज IA। देखो यार, I बराबर IA कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला, है ना, यही फॉर्मूला होता है, मैलस लॉ बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन में आपने पढ़ा होगा। तो I बराबर I0 या फिर IA कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को क्या मिलेगा, I बराबर IA कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, है ना, कॉस 30 इज √3/2। तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3/4। इतनी इंटेंसिटी आ रही है, 3/4 टाइम्स IA।
3/4 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं या डेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 0.75 लिख सकते हैं क्या? यस, तो 75% इज द आंसर, है ना? 0.75 हो जाएगा ना 3/4, तो 75% इज द आंसर। ठीक है, चलिए। द स्प्रिंग्स इन फिगर ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट लेंथ इन ए इज 2 times दैट इन बी। अच्छा, मतलब अगर ये L लेंथ का है, ये L लेंथ का है, तो ये 2L लेंथ का है। समझ आया? अगर B डायग्राम में आप लेंथ ऑफ स्प्रिंग L लेते हैं तो A वाले डायग्राम में लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना होगा? 2L हो जाएगा। बेटा आपको पता होगा स्टिफनेस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। स्टिफनेस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर इसको आप स्टिफनेस के लेते हैं, इसको भी स्टिफनेस के लेते हैं, तो इसका स्टिफनेस k/2 हो जाएगा। लेंथ डबल, स्टिफनेस हाफ, है ना? इनवर्स, तो लेंथ डबल, स्टिफनेस हाफ। ठीक है, अब सिंपल है, देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2k, है ना? तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2π√m/2k हो जाएगा। और ए केस का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π√m/k/2। अब रेशियो निकाल लो, है ना? इसमें k/2 आ गया, k इक्विवेलेंट, और इसमें 2k आ गया, k इक्विवेलेंट। अब बस आपको बेटा रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये a का हो गया, ये b का हो गया। रेशियो जब आप निकालेंगे a/b तो 2:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2:1 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, जस्ट आपको रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, चलिए। 2 bodies of masses m and 4m placed at distance r apart। तो यहाँ पे मान लो m रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो 4m रखा हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है वो r है ना? r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 कहां पे होगा? पहले तो ये पता करो आप। मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है बेटा यहां से यहां तक? r। मान लेते हैं यहां से m से x दूरी पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, तो 4m से वो दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? r-x हो जाएगी। 4m से वो दूरी कितनी हो जाएगी? r-x हो जाएगी, है ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट पे m कितना फील्ड लगाएगा? gm/x², है ना? बराबर 4m कितना फील्ड लगाएगा उसी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे 4m, तो g × 4m डिवाइडेड बाई r-x², है ना? फील्ड बराबर gm/r² होता है। gm/x² हो गया m के लिए, और 4m के लिए हो गया 4gm/r-x का होल स्क्वायर। तो gm तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब दोनों तरफ आप रूट ले लो, तो ये बनेगा 1/x, ये 2 बन जाएगा, है ना? 4 का रूट हो जाएगा 2, 4 बच रहा था ना यहाँ पे, ये देखो 4 बचा हुआ था ना, 4 का रूट हो जाएगा 2 अपॉन ये बन जाएगा आपका r-x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x बराबर r-x, 3x बराबर r, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? r/3। तो वो दूरी r/3 है m से, है ना? m से, तो m से वो दूरी है r/3, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ रहा है। तो बेटा 4m से वो दूरी कितनी हो जाएगी? r-r/3, है ना? 4m से वो दूरी कितनी हो जाएगी? r-r/3, यानी कि कितना? 2r/3, है ना? यहां से हो जाएगा 2r/3। अब मेरे को निकालना है बेटा पोटेंशियल, वो पूछ रहा है वहां का पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल होता है gm/r, है ना? तो देखो पहले वाले के लिए आप लिखोगे -gm/r/3, और दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे? -4gm/2r/3। अरे यहाँ से डिस्टेंस कितना है? r/3, यहाँ से कितना है? 2r/3,
तो पहले वाले के लिए आ जाएगा -gm/r/3 और दूसरे वाले के लिए आ जाएगा -4gm/2r/3। सॉल्व करके -9gm/r आंसर आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था। पहले ये निकालना था कि कहाँ पे फील्ड ज़ीरो होगा, उसके बाद निकालना था उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो दोनों चीज़ें हमने करी, हमारा आंसर आया। ठीक है बेटा, चलो। वाटर राइजेस टू अ हाइट h in a capillary tube of area A. The height to which water will rise in capillary tube of cross sectional area 4A. देखो बेटा, एरिया होता है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एरिया 4 टाइम्स है तो रेडियस 2 टाइम्स होगा क्या? हाँ, एरिया अगर 4 टाइम्स हुआ है तो रेडियस 2 टाइम्स हुआ होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। तो रेडियस पक्का डबल हुआ है। तो अगर इनिशियल रेडियस को r मानते हैं तो फाइनल रेडियस 2r है, तभी एरिया 4a होगा, है ना। रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आया? अब जो ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, मतलब h इज इनवर्स ऑफ r, h इज इनवर्स ऑफ r। तो अगर r डबल हो रहा है तो h हाफ हो जाएगा, इनवर्स है ना, h इज इनवर्स ऑफ r। तो अगर r आपका डबल हुआ है तो h क्या होगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो h/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल। चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज 5. गैस परफॉर्म्स 50 जूल वर्क इन एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपांशन इज। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? P V2 माइनस V1, P बाहर आ जाता है, V2 माइनस V1। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? PV2 क्यों लिख सकता हूँ? nRT2। PV1 को लिख सकता हूँ nRT1। तो ये बन जाएगा बेटा nR डेल्टा T, लिख सकते हैं ना, nRT2 माइनस T1, तो nR डेल्टा T। और जो हीट होता है, हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो होता है NCP डेल्टा T। तो रेशियो ले लो, हीट अपॉन वर्क कर लो, ठीक है। हीट अपॉन वर्क कर लो। जब आप हीट अपॉन वर्क करोगे तो देखो n और n कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा CP/R। हीट अपॉन वर्क बराबर CP/R, ठीक है बेटा, ये आ रहा है। यानी कि हीट बराबर वर्क टाइम्स, वर्क कितना है? 50 जूल, तो 50 टाइम्स CP/R। अब मेरे को हीट मिल जाएगा अगर मैं यहां पे CP की वैल्यू डाल दूंगा। अब CP कैसे निकालते हैं वो सुनो। CV बराबर होता है FR/2, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो CV आ जाएगा 5R/2। अब CP होता है बेटा CV प्लस R, CV में R जोड़ दो आप, है ना। तो CP हो जाएगा CV 5R/2 प्लस R, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7R/2। तो CP आ रहा है 7R/2, है ना। तो यहां पे डाल दो आप Q बराबर 50 टाइम्स 7R/2, नीचे भी R ने R को मारा। अब आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 जूल आ जाएगा, खत्म। ठीक है बेटा, तो ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, toy car starts from rest uniformly accelerated for 15 seconds. Distance travel in first 5 second, next 5 second, उसके बाद 5 सेकेंड। देखो यार, आपने कभी गैलीलियोस का वो लॉ सुना है कि जब एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो पहले t सेकेंड में, फिर t सेकेंड में, फिर t सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, किस रेशियो में? 1:3:5। यहाँ पे भी वो लग सकता है। क्यों लगेगा सर? क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है
और जब आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस में 1:3:5 रेशियो होगा। अगर निकालना भी चाहते हो तो ये फॉर्मूला है आपके पास, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू को 0 मान लो, S बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। लगा लो फॉर्मूला और निकाल लो, है ना। तो आपको मिल जाएगा पहला वाला D1, दूसरा वाला 3D1, तीसरा वाला 5D1। यू विल गेट इट, ठीक है ना। बट टाइम बचाना है तो सीधा गैलीलियोस लॉ लगाओ। 1:3:5 का रेशियो होता है बराबर टाइम इंटरवल में जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है। चलिए, पर्सन ऑब्जर्व्स 2 ट्रेन्स, one of them is coming with speed v/5, another one is going away with speed v/5। देखो यहाँ पे v/5 मिसिंग है, v/5 लिख लेना आप, है ना। तो यहाँ पे एक भाई साहब है, मान लो एक ट्रेन पास आ रही है v/5 से, एक ट्रेन दूर जा रही है v/5 से, है ना। ये सोर्स हो गया, राइट। ये भी आपका सोर्स हो गया, है ना। ट्रेन हॉर्न बजाएगा तो ट्रेन इज द सोर्स, है ना। v इज द स्पीड ऑफ साउंड। इफ बोथ ट्रेन्स ब्लो विसल्स ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 240 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 240 हर्ट्ज है। डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है बेटा ये। द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज हर्ड बाई स्टेशनरी पर्सन विल बी। देखो, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स, ठीक है। तो देखते हैं पहली ट्रेन जो पास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो एफ डैश तो चलो 240 हो गया, एफ डैश तो आपका 240 हो गया, है ना। ये स्पीड ऑफ साउंड v हो गया। ऑब्जर्वर की रफ्तार कितनी है, 0। वो भाई साहब खड़े हैं आराम से, वो भाई साहब जो है खड़े हैं आराम से, तो ऑब्जर्वर में कुछ नहीं आएगा। अपॉन v, और vs कितना है, v/5। बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो ये वाली ट्रेन पास आ रही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। ये ट्रेन जो है पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब नीचे माइनस, तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी ये बन गया। अब इसका दूसरा वाला बना लो जो दूर जा रहा है, तो बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे 240 है, यहाँ पे v है। दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, कम करने के लिए नीचे प्लस लिखेंगे, है ना बेटा। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, उसके लिए नीचे प्लस लिखेंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे, ऊपर वाला आएगा 300 हर्ट्ज, नीचे वाला आ जाएगा 200 हर्ट्ज और डिफरेंस आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, ठीक। तो एक बार v माइनस v/5, एक बार v प्लस v/5 और दोनों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। डन एंड डस्टेड बेटा। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है क्या। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ब्लैक बॉडी 400 केल्विन फाउंड टू हैव मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 20 माइक्रोमीटर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या कहता है, लैम्डा मैक्स इंटू टी बराबर कांस्टेंट, यानी कि लैम्डा मैक्स 1 t1 बराबर लैम्डा मैक्स 2 t2, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स 1 कितना है 20, t1 कितना है 400 बराबर लैम्डा मैक्स 2 मेरे को निकालना है और t2 कितना है 1000, ठीक है। तो ये 2 0 गए, ये 2 0 चले गए, तो लैम्डा मैक्स 2 देखो कितना आ रहा है 24 जा हो जाएगा 80/10 यानी कि 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। 8 माइक्रोमीटर इज द आंसर। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक, डन। चलो, सिंगल स्लिट जिसका विड्थ इतना है, इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ऑब्जर्विंग स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट, 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए।
डायरेक्ट इक्वेशन आपको करवा दिया जाता है क्लास में, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया जाता है क्लास में, 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई ए। सारा कुछ गिवन है बेटा, लैम्डा गिवन है ना, डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, मतलब स्मॉल ए गिवन है। सारी चीज़ें एसआई यूनिट में रख दो, सारी चीज़ें आप एसआई यूनिट में यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर दो, 4 mm आंसर आ जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट में रखो, पहले मीटर में आएगा, उसके बाद उसको mm में कन्वर्ट कर दो। ठीक, चलिए। अ सिल्वर इनगॉट weighing 2.1 kg is held by a string, एक स्ट्रिंग से इसको हेल्ड किया गया है, so as to be completely immersed in a liquid of relative density 0.8, ये पूरी तरीके से डूबा हुआ है एक लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा कितनी गिवन है बेटा, 0.8। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5। सिल्वर 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 इसका जो डेंसिटी है वो गिवन है 10.5, है ना। तो बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग इन केजी वेट, कितना टेंशन लगेगा स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, देखो होता क्या है बेटा, टेंशन का मतलब हो जाएगा एपेरेंट वेट। इसका क्या मतलब है सर एपेरेंट वेट का? देखो बेटा, नीचे यहां पे लगेगा mg, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग लिखते हैं रो वी जी। मास को लिख सकते हैं ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल सही है सर। ऊपर यहां पे लगेगा बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स होता है बेटा सिग्मा वी जी, और ऊपर लग जाएगा आपका टेंशन। तो मैं लिख सकता हूं क्या, टेंशन प्लस एफ बी बराबर एम जी, यस। तो टेंशन बराबर एम जी माइनस एफ बी, यस। तो टेंशन बराबर एम जी को लिख लिया रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, है ना। तो टेंशन बराबर वी जी बाहर, रो माइनस सिग्मा। इसको मैं थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूं, आपको दिख जाएगा अच्छे से। ये देखिए, है ना। तुमको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ये फॉर्मूला कि टेंशन बराबर वी जी रो माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा, तो वी जी रो माइनस सिग्मा, वी जी रो माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एपेरेंट वेट या फिर टेंशन उसको हम लोग बोलेंगे। अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, कैलकुलेशन देख लीजिए एंड यू विल बी डन एंड डस्टेड। मेरे को मास गिवन है, मेरे को डेंसिटी भी गिवन है, तो जो वॉल्यूम है उसको m बाई रो लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो वॉल्यूम को लिख लिया m बाई रो, तो ये इक्वेशन जो लिखा था मैंने टेंशन का वो बन जाएगा m बाई रो इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है बेटा, रो को अंदर ले जाओ, जी को बाहर रखो, रो को अंदर ले जाओ, तो ये रो अपॉन रो क्या बनेगा 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब बेटा सारी वैल्यूज आपको गिवन है, मास गिवन है, मास गिवन है 2.1, है ना। 1 माइनस करोगे सिग्मा गिवन है 0.8, रो गिवन है 10.5, रख दो 1.94 आ जाएगा, है ना। मास को रख दो 2.1, 2.1 है ना, 2.1 है ना। यहाँ पे जी आ जाएगा, जी 1 माइनस सिग्मा कितना है बेटा 0.8 है, और रो कितना है बेटा, रो है आपका 10.5, 10.5 सॉल्व कर दो 1.94 आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। टेंशन बराबर वी जी रो माइनस सिग्मा, उसके बाद कुछ नहीं है, वी को मास बाई रो लिखना है और फिर सॉल्व कर देना है ना। चलो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर एन आइसोथर्मल चेंज पीवी बराबर कांस्टेंट, ये तो करेक्ट है, तो यही तो हो गया आंसर। फिर भी बाकी भी पढ़ लो।
बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन। नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होता है आइसोथर्मल के लिए, है ना। तो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल्टा डब्लू जब आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा डेल क्यू बराबर डेल डब्लू फॉर आइसोथर्मल, हीट बराबर वर्क। ये भी गलत है, P2/P1 बराबर V1/V2 पावर लैम्डा होता है, या फिर गामा जो भी है ना, तो ये भी गलत हो गया। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू हीट एंटरिंग द सिस्टम। नहीं, एडियाबैटिक में हीट तो ज़ीरो होता है और वर्क डन होता है इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, है ना बेटा, तो ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला ही सही है, दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सेस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियल ओमेगा जो है, ओमेगा इनिशियल इज 0। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, एन एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ। देखो यार, ओमेगा फाइनल होता है ओमेगा इनिशियल प्लस एल्फा इंटू टी। ठीक है, ओमेगा इनिशियल 0 है, एल्फा 25 है, 25 टाइम मेरे को निकालना है ना। ओमेगा फाइनल अगर मेरे को मिल गया कुछ भी करके तो मैं टाइम निकाल लूँगा। अब ओमेगा फाइनल कैसे निकालूँ, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा फाइनल वाला। तो ये 1500 हो गया बराबर हाफ हो गया, आई की वैल्यू 1.2 हो गई इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 3000 डिवाइडेड बाई 1.2 बराबर ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ओमेगा मिलेगा 50 रेडियन पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको ओमेगा यहां से मिलेगा कितना, 50 रेडियन पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा। अब उस 50 को उठा के यहां डाल दो, अब उस 50 को उठा के आप यहां पे डाल दो, है ना। तो ओमेगा फाइनल 50 बराबर ओमेगा इनिशियल 0, एल्फा 25 और टाइम टी। तो टाइम टी कितना आ जाएगा, 50/25 यानी कि 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इज द आंसर। ठीक, तो ओमेगा निकालना था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से और वापस रख देना था, 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए मैं ये आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, आज मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूं और अगले दिन आपको बाकी का पेपर सॉल्व करवा दूंगा पूरा। At a place, horizontal and vertical intensities of Earth magnetic field is 0.3 Gauss and 0.173 Gauss respectively. Angle of dip at this place. Angle of dip यानी कि tan थीटा बराबर होता है BV/BH, B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल। अभी आप देखोगे तो B वर्टिकल गिवन है 0.173, बी हॉरिजॉन्टल गिवन है 0.3। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1.73 बनेगा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बन जाएगा, है ना। 1.73 होता है √3, ऊपर बन गया √3 अपॉन 3, है ना, अपॉन 3। अब देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर 30 डिग्री। tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर 30 डिग्री। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।